Hello and welcome to The Print. We have with us the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athavale who is also the Chief of Republican Party of India. Welcome to The Print, sir. सबसे ज़्यादा जो सस्पेंस अभी बना हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। जहां एक तरफ झारखंड में एकदम क्लैरिटी है हेमंत सोरेन के नाम पर, महाराष्ट्र में क्यों एक तरह से संशय बना हुआ है? मुझे लगता है कि झारखंड में जो भी जो चुनाव हुआ उसमें जो अपोजिशन आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी, उनको वहाँ मेजोरिटी मिली है। जी। वह हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मतलब हमारे महायुति को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि हमारी विक्ट्री मतलब इतनी बड़ी है कि 200 के ऊपर हमको सीटें मिली है। हमारे अपेक्षा से भी ज़्यादा सीटें मिली है, लेकिन वहाँ डेडलॉक इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली है, 132 सीटें मिली है। एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना पार्टी को 57 सीट मिली है। अजय दादा पवार जी की जो एनसीपी है उनको 41 सीटें मिली है। और जो महाविकास आघाड़ी है, जो हमारे अपोजिट लड़ रही थी, जो इंडिया आघाड़ी जो अपने ऑल इंडिया में है, उनको खाली 40 सीटें मिली है। उसमें 20 सीट उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को मिली है, 16 सीट कांग्रेस को मिली है, 10 सीट शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिली है। तो ये मिलाकर खाली 46 सीटें चुनकर आई है और ये महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन महायुति को इतना लोगों ने मतलब वोटिंग किया है कि लाडली बहना योजना शुरू की थी तो बहुत सारी महिलाओं ने वोटिंग किया है। दलित कम्युनिटी लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा पूरा वोट हमको नहीं मिल पाया था। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने बार बार संविधान दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था और ये बीजेपी वाले संविधान बदलेंगे इसी तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया था। लेकिन इस चुनाव में लोगों के ध्यान में आ गया है कि संविधान कोई बदल नहीं सकते। राहुल गांधी जानबूझकर संविधान को राजनीति में ला रहे हैं और राहुल गांधी जी की पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही कि क्या क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने, कितने रोड इन्होंने बनाए, कितने गरीब लोगों को गरीब रेखा के ऊपर उठाया। तो ये सवाल लोगों के मन में थे और इसीलिए लोगों ने डट कर ये जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी है, इसके खिलाफ बहुत ताकत वोटिंग किया और महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। लेकिन अभी डेडलॉक इस बात का है कि एकनाथ शिंदे जी पॉपुलर नेता है। एकनाथ शिंदे जी ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बीजेपी को 132 सीटें मिलने से हाँ तो मतलब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी हमेशा बोलते रहे हैं और आज बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा लोगों का ओपिनियन है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को भी लगता है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मुझे दोबारा मौका देना चाहिए। जिस तरह नीतीश कुमार जी को बिहार में मौका दिया था उसी तरह मुझे भी देना चाहिए। तो ये मतलब उनके मन में भावना अच्छी है कि भाई दोबारा मुख्यमंत्री बनकर मैं महाराष्ट्र की सेवा करूँ, ये उनकी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम इतना है कि भाई अभी बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीटें आई है, उनके पास अभी 139 सीटें हैं और फिर 57 सीटें लाने वाले पार्टी को मुख्यमंत्री कैसा देगी। और एक बात उनको सीएम पद दे दिया है, ये डेडलॉक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे सुलझाएंगे इस डेडलॉक को? अभी सुलझाने का जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब एकनाथ शिंदे साहब को समझाएंगे, वो समझ सकते हैं, वो अनुभवी आदमी है, अच्छा आदमी है। और मुझे लगता है कि इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक तो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और अगर मेरा सुझाव ये है कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो अगर एकनाथ शिंदे साहब को सेंट्रल में लाकर उनको मंत्री बनाया जा सकता है और उस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सकता है। या फिर आगे क्या करना है, निर्णय लेना है,
अगर एकनाथ शिंदे जी को बनाने का निर्णय होता है तो उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। जी। देवेंद्र फडणवीस जी को बनाने का निर्णय होता है तो उसका भी हमारा विरोध नहीं है। तो क्या निर्णय लेना है फाइनल में मोदी साहब और अमित शाह साहब ही तय करेंगे। और उसको जरूर एकनाथ शिंदे साहब मतलब इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए मदद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास है। काफ़ी सारे लोग जो शिंदे सेना में हैं थोड़ी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं कि एक तरह से जो पूरा इलेक्शन लड़ा गया तो लाडली बहना थी, सीएम ये खुद थे, काफ़ी इन्होंने मेहनत की। तो तो मुझे आपको लगता उनकी है नाराज़गी लग रहा है कैसे दूर होनी हाँ, चाहिए? उनकी नाराजगी तो सही है कि उनको लगता है कि लाडली बहना योजना का फायदा इतना बड़ा ढंग से हुआ कि, लेकिन अभी वो योजना तो सरकार की थी, उसमें एकनाथ शिंदे जी के साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजीत दादा पवार भी थे। जी। तो सरकार का ही निर्णय था, एकनाथ शिंदे साहब का तो था ही था, लेकिन उस योजना का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और बहुत ज़्यादा फायदा हुआ राहुल गांधी जी के संविधान दिखाने का। बार बार ये संविधान दिखाकर गुमराह करते, ये लोगों की भावना हुई। और एकनाथ शिंदे जी को गद्दार है, खोखेबाज है, गुलाम है, इसी तरह की गालियां संजय राउत और ये शिवसेना के लोग मतलब उद्धव ठाकरे के लोग रोज देते थे। उसका भी फायदा एकनाथ शिंदे जी को हुआ और इतनी सीट मतलब उनकी सुनकर आई। तो अभी इसको डेडलॉक को खत्म करने का कैसा हो सकता है, जो मैंने बताया उस पर भी सहमति हो सकती है, या और क्या सहमति करनी है जी। उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार मोदी साहब और अमित शाह साहब को है। तो ये तीनों बैठ कर निर्णय लेंगे, उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा। पर आपने अपने ये विचार क्या उनके साथ साझा किए हैं? अगर नहीं तो क्या आप आगे उनसे बात करेंगे पीएम और अमित शाह जी से इस पे? नहीं नहीं, पीएम अमित शाह साहब आप जो एक बोले, एनडीए लाए हैं। जी। नहीं मैं तो बात करने का विषय नहीं, अगर मेरी मुलाकात होती है तो मैं अमित शाह साहब का टाइम मांगा है। जी। लेकिन अभी मैं चर्चा करने से कोई डेडलॉक खत्म होगा नहीं। डेडलॉक खत्म होने के लिए एकनाथ शिंदे साहब से बात होनी चाहिए। जी। और उनके सामने क्या उनका आग्रह तो है ही मुख्यमंत्री पद का, उसके अलग और क्या हो सकता है, क्या और क्या किया जा सकता है, क्या उनको लोगों को और क्या अच्छे पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं, क्या मंत्री थोड़े बढ़ाकर कितने दिए जा सकते हैं, क्या इस पर भी मतलब चर्चा हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस डेडलॉक को जल्दी जल्दी खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने बहुत बड़े विश्वास से अपने को सत्ता में बिठाया है। इतना इतना बड़ा सफलता अपने को दी है। तो ज़्यादा टाइम जाएगा तो लोगों में फिर गलतफहमियां हो जाएगी कि भाई इनको सपोर्ट करने से कुछ मतलब ये मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद कर रहे हैं, ऐसा लोगों की भावना हो सकती है। इसलिए कि इस डेडलॉक को 2-3 दिन के अंदर ही खत्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर आपको लगता है बीजेपी पे भी एक गठबंधन धर्म संकट है? जैसा आपने खुद कहा बिहार में नीतीश कुमार जी को ही सीएम बनाया गया, तो वो एक गठबंधन का धर्म संकट भी बीजेपी पे है जिस पे उसको काम मुझे करना लगता है? है कि बिहार में ऐसा हुआ था कि मैं सब जानता था कि मैं चुनाव में मैं गया था प्रचार में। तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने पहले अनाउंस किया था कि सत्ता हमारी आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेगी। जी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में ऐसा कोई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेगी ये बात तय हुई थी, और वो मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसीलिए मतलब लेकिन ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि भाई एकनाथ शिंदे साहब को ही बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए अगर वो भी बनते तो अच्छा है, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो क्या करना है इसका फैसला अभी बीजेपी हाईकमान के हाथ में है। जी। वो इसमें से डेडलॉक को खत्म कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी निर्णय होना ये महायुति के फायदे का होगा। आपने देखा होगा संजय राउत का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ये शिंदे सेना है या फिर जो और लीडर्स हैं वो एक तरह से जो एनडीए अलायंस हैं वो गुलाम हो गए हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत जी आरोप करने में माहिर है। वो रोज सबको गालियाँ देने का काम करते रहते हैं। और एकनाथ शिंदे जी को गुलाम बोलना ठीक नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी को संजय राउत गुलाम बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत क्या कांग्रेस एनसीपी के गुलाम बन गए क्या? वो हमको छोड़कर वहाँ चले गए। हमारे साथ उन्होंने रहने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को मांगा था।
और बीजेपी का कहना था कि ऐसा कोई हमने आश्वासन नहीं दे दिया है। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत हमको छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। जी। तो ये उन्होंने मतलब उनकी गुलामगिरी उन्होंने की है क्या? हम तो उद्धव ठाकरे को नहीं बोलते उनके गुलाम है करके, लेकिन वो एकनाथ शिंदे जी को हमेशा बोलते ये गुलाम है, ये खोखेबाज है, ये गद्दार है। तो इसी तरह की बयानबाजी हमेशा उद्धव ठाकरे जी के लोगों के तरफ से, संजय राउत की तरफ से होती रहती है। तो ना एकनाथ शिंदे गुलाम है, ना अजीतदादा पवार गुलाम है, ना ये किसी को करते, ये तो दोनों किसी को नहीं करते सलाम, ये तो दोनों नहीं करते किसी को सलाम, इसीलिए दोनों भी नहीं किसी के गुलाम। तो मतलब ऐसे गुलाम किसी के नहीं है, उनको गुलाम बोलना ये संजय राउत जी का बयान ठीक नहीं है। आज संविधान दिवस है और आपने भी देखा होगा लोकसभा से लेके महाराष्ट्र इलेक्शन तक संविधान की काफ़ी बात हुई है और आज एक फंक्शन हो रहा था एनडीएमसी एरिया में दिल्ली में, जहां राहुल गांधी जी जब संविधान पे बोल रहे थे तो उनका माइक एक तरह से बंद हो गया, कहीं कहा गया शायद पावर कट है या कुछ। तो उन्होंने कहा कि जो भी दलितों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि दलितों की जो बात करता है उसको बोलने के लिए मिलता है। मैं हमेशा दलितों की बात करता हूँ, मुझे राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत बार बोलने का मौका मिला है। जी। और माइक बंद होता है तो जब कोई हाउस में बोलते हैं, उनका टाइम जो खत्म होता है, तब ऑटोमेटिकली स्पीकर अगर बोलता है कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो उनका माइक बंद होता है। लेकिन बाहर का माइक बंद होने का विषय क्या है? अगर तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी ने संविधान दिन पर अमृत महोत्सव पर अगर उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो उनका माइक बंद हम कैसा बंद करेंगे? वहाँ का माइक अरविंद केजरीवाल बंद कर सकते हैं, उनके हाथ में दिल्ली की सरकार है। हम कैसा बिजली भी उनके हाथ में है। एक्चुअली एनडीएमसी एरिया सेंटर के अंडर आता है तो शायद इसलिए उन्होंने अच्छा, कहा। नहीं ठीक है, एनडीएम जी। से आता होगा, लेकिन अभी राहुल गांधी जी तो हर जगह पर जाकर बोलते रहते हैं, तो कोई पावर गई तो ऑटोमेटिकली कभी कभी पावर जाती है। तो मतलब वैसी राहुल गांधी की पावर तो चली गई है, कांग्रेस पार्टी की पावर जो है वो तो चली गई है। अभी पावर हमारे हाथ में है, लेकिन हम राहुल गांधी का माइक नहीं बंद करते हैं। उनको जो बोलना है वो बोले, वो जितना ज़्यादा बोलेगी उतना हमारा फायदा है। अभी महाराष्ट्र में जितनी सभाएं उन्होंने ली तो उसका ज़्यादा फायदा हमको हुआ। संविधान दिखा दिखा कर इस चुनाव में भी उन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया था, लेकिन वो लोगों के ध्यान में आ गया है कि राहुल गांधी जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हमको ज़्यादा वोट मिला है। मतलब इनकी गलतियों उनके कारण हमको इतना ज़्यादा वोट मिला है। इसीलिए राहुल गांधी जी ज़्यादा गलतियां ना करें, हमेशा संविधान को राजनीति में ना लाएं, हमेशा मोदी साहब के खिलाफ ज़्यादा उल्टी सीधी बातें ना करें। उनको अगर अच्छी राजनीति करनी है तो भविष्य में उनको अगर कुछ अच्छा बनना है, तो राहुल गांधी जी को मेरी सलाह है कि ज़्यादा उल्टी सीधी बात मत करो, सीधी बात करते रहो और मन में शांति रखो, मन में ज़्यादा अहंकार मत रखो, तो ये आप ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। ऐसा मेरा उनको सलाह है, एडवाइस है। महाराष्ट्र इलेक्शन में हमने देखा आपने काफ़ी कैंपेनिंग की और जो दलित एक तरह से समाज है उसने भी महायुति को एक तरह से अपना सपोर्ट दिया। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो महाराष्ट्र में कैबिनेट फॉर्मेशन होगा उसमें आपकी क्या इच्छा है? अभी हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह दलित वोट बहुत ही अच्छा महायुति को मिला है, जगह जगह पर जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं वहाँ मेरे पार्टी का प्रभाव भी अच्छा रहा है और बहुत अच्छा वोटिंग, मतलब हमारा बैलेंसिंग होता है। तो जिसके पार्टी में हमारा वोट जाता है उनको सफलता मिलती है। तो इस चुनाव में दलितों का बहुत ही अच्छा वोट, दलित समाज का, अम्बेडकराइट समाज का, बुद्धिस्ट समाज का बहुत ही अच्छा वोट मतलब हमारी महायुति को मिला और इसीलिए मतलब महायुति सत्ता में आ रही है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को हमको वादा देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था, क्योंकि हम बीजेपी के अलायंस में आते हैं शुरू से ही। जी। तो हमको जो गई सत्ता का हिस्सा देना है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने, बीजेपी ने दे देना चाहिए। तो एक हमको एक एमएलसी और एक मंत्री पद देने का वादा किया है ऑलरेडी। कल भी मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलकर आया हूँ और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भाई आरपीआई को एक मंत्री पद मिलेगा। तो इस मंत्रिमंडल में आरपीआई का एक मंत्री हो सकता है। हमारी डिमांड इतनी है कि सत्ता में आरपीआई को भागीदारी मिलनी चाहिए। आरपीआई छोटी पार्टी है लेकिन ईमानदार पार्टी है।
और गांव-गांव में, ज़िले-ज़िले में मेरी पार्टी के वर्कर हैं। तो इसीलिए हमको सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए, एक मंत्री पद मिलना चाहिए, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद मिलना चाहिए और भी बाकी की सत्ता की भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा बटेंगे तो कटेंगे, इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। काफ़ी लोगों का कहना है जहाँ महाराष्ट्र में ये चला, झारखंड में नहीं चला। तो आपको क्या लगता है बटेंगे तो कटेंगे जो ये एक पूरा था नैरेटिव, इससे कुछ फ़ायदा हुआ? तो मुझे लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो घटेंगे। जी। तो अगर हम बट जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, हुँ, एक साथ रहेंगे तो फायदा हो सकता है। तो बटेंगे तो मतलब हम बटेंगे तो हटेंगे भी। हुँ, तो इसीलिए नारा दिया था कि भाई हम सब एक होना चाहिए, एक है तो सेफ है। ये मोदी साहब ने नारा दिया था। तो हम सब एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, फिर पाकिस्तान हमारी तरफ ज़्यादा टेढ़ी नज़र से नहीं देखेगा, चाइना नहीं देखेगा। तो हम सब लोगों ने एक रहना चाहिए। एक रहने का मतलब हिंदुओं ने एक रहना चाहिए ऐसा नहीं है। हुँ, जो जो मोदी साहब को मानने वाले लोग हैं, जो जो भारत पर प्रेम करने वाले लोग हैं, अखंड भारत की संकल्पना जिनको मंजूर है, वो सब लोगों ने एक रहना चाहिए, एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो एक है तो सेफ है, इसी तरह का नारा दे दिया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई धर्म के आधारित ये नारा नहीं था। ये नारा था हम सब ने एक रहना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। इसी तरह का नारा जो दिया था, तो हम बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे कैसा? हम बटने का विषय ही नहीं है, हम तो एक साथ रहने वाले हैं। बाबा साहब का संविधान हमने स्वीकारा है, देश का संविधान हमने स्वीकारा है और ये संविधान अखंड भारत की संकल्पना हमें सिखाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा का भी फायदा हमको हुआ। एक है तो सेफ हो, इस नारे का भी फायदा हुआ। राहुल गांधी बार बार संविधान दिखाई दे रहे, उसका भी हमको फायदा हुआ। और महाविकास आघाड़ी सपने में रही, वो हवा में रही। लोकसभा में हमको इतनी सफलता मिली है, तो हम इजी सत्ता में आएंगे। इसमें मतलब वो ज़्यादा हवा में रहने से उनका नुकसान हुआ है। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम महायुति सत्ता में आई है, हम 5 साल तक अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने या देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन मेरी पार्टी महायुति के साथ रहेगी और हम महाराष्ट्र के दलितों को, गरीबों को न्याय देने के लिए काम करते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल, काफ़ी पार्टीज़ महाराष्ट्र में कह रही हैं इलेक्शंस फेयर नहीं हुए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तक कह दिया कि बैलेट पेपर्स से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव। अच्छा, जी। तो मुझे लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है। ये मतलब ये जो जो ईवीएम मशीन लाई है, ये क्या नरेंद्र मोदी जी ने लाई है? ईवीएम मशीन तो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। दुनिया भर में चुनाव होते थे बैलेट पेपर पर, अपने इंडिया में भी बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने निर्णय लिया कि भाई ईवीएम मशीन पर जल्दी का काउंटिंग पूरा हो जाता है, 12-1 बजे तक अपने को रुझान आ जाते हैं। तो वो सिस्टम अपने भारत के लोगों ने स्वीकारी है ईवीएम मशीन की। तो जब उनको ज़्यादा सीटें मिलती है तो ईवीएम मशीन अच्छी होती है। तो झारखंड में उनको सत्ता मिली तो वहाँ ईवीएम मशीन अच्छी है। लोकसभा में उनको ज़्यादा सीट मिली महाराष्ट्र में तो ईवीएम मशीन अच्छी थी। और अभी हमको ज़्यादा सीट मिली तो ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी है, कोई इसमें दाल में काला है। इसी तरह की लोकतंत्र को लोकतंत्र का अपमान करने की इनकी कोशिश है। ये लोकतंत्र का अपमान है। हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है। और इसी तरह मुझे लगता है ये बात अच्छी नहीं है। ये जो आरोप है, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव लेना है तो वो भी निर्णय ले सकती है। इलेक्शन कमीशन को आप समझाओ, या सरकार मिलकर निर्णय आगे बैलेट पेपर का भी ले सकते हैं। ऐसी कुछ बात जी। नहीं है। सर, इसीलिए चुनाव बैलेट पेपर हो या ईवीएम मशीन पर हो, चुनाव तो चुनाव होता है, वोट तो वोट होता है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपोजिशन के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये खाली रोने का काम करते रहते हैं, ये लोकतंत्र को धोखे में डालने का काम करते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का एक चेहरा 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, ये इनको ठीक नहीं लग रहा है। इनको बदलने के लिए सब लोग एक साथ आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आती थी तो हम इनको जेल में डालते थे, लेकिन मोदी साहब की सरकार आई है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी जेल में है?
राहुल गांधी जी जेल में है, सोनिया गांधी जी जेल में है, मतलब कोई जेल में हमने किसको नहीं डाला है। जी। तो ये तो बोल रहे थे भाई हम इनको जेल में डालेंगे, उनको जेल में डालेंगे। इसीलिए ऐसे बयानबाजी से इनका नुकसान हुआ है। ज़्यादा लोकतंत्र में सत्ताधारियों को सपोर्ट करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। तुम्हारी सत्ता आएगी तो तुम 70 साल सत्ता में रहे हैं, बीजेपी तो अपोजिशन में रही है ना, हमेशा बीजेपी सत्ता में नहीं रही है। इसीलिए जो लोगों का जो वोट होता है, लोग जिसको सपोर्ट करते हैं, उसका अपमान नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। तो जिस तरह तुम्हारी सरकार थी तो हम भी आपके साथ थे, मतलब आपको सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसी तरह की बातें फिजूल है। और जो भी अगर बैलेट पेपर लाना है तो बैलेट पेपर का भी निर्णय इलेक्शन कमीशन ले, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जी सर, एक आखिरी प्रश्न, पवार जी को चाणक्य कहा जाता है, इस बार कहाँ आपको लगता है चूक रह गई और ब्रांड मोदी आपको लगता है कि एक तरह से इंटैक्ट है? मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो विकास किया है, इस विकास लोगों ने ध्यान में रखा। महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन लोगों ने देखा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जी। 370 आर्टिकल कश्मीर से हटने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लग रहा है, और 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को मिला है। थ्री जो G20 है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली और G20 का समारोह बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ हुआ है। नया पार्लियामेंट भवन हो चुका है, प्रगति मैदान में तो एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन चुका है। तो इसी तरह अनेक कामों के डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए लोगों के ध्यान में आया और इसीलिए लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के विकास को, नरेंद्र मोदी जी के विजन को वोटिंग किया और इसीलिए हमें बहुत बड़ी सफलता महाराष्ट्र में मिली है। और पवार जी का मैंने पूछा कि कहाँ चूक रह गई, वो क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए? नहीं, पवार साहब की चूक का विषय नहीं, ये तीनों लोग हवा में रहे। मतलब हम लोकसभा में हम कितनी सीट आई है, 31 सीट उनको मिली, खाली 17 सीट हमको मिली थी। तो वो तो सपने में रहेगी भाई, नहीं हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री किसका बनेगा, इस पर इनका विवाद चल रहा था। उसके पहले हमारा तो विवाद अभी हो रहा है, लेकिन उनका विवाद उसके पहले ही था कि हमारे तीनों नेताओं ने बोला था कि हमारे में कोई विवाद नहीं है, जो हमारी महायुति की सरकार आएगी तब तो देखा जाएगा। लेकिन ये लोग पहले कांग्रेस बोल रहे थे हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, अपने बैनर लग रहे थे ये मुख्यमंत्री बनेगा, उद्धव ठाकरे बोल रहे थे हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसी तरह मतलब विवाद इनका पहले था और हमारा विवाद अभी शुरू हुआ है। लेकिन ठीक बात है, तो अभी कोई इनकी चूक तो उधर ही हुई है कि ज़्यादा हवा में रहे और मोदी जी के विजन को ध्यान में इन्होंने रखा नहीं। मोदी जी ने जो काम किया है वो इन्होंने ध्यान में रखा नहीं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, तुम्हारे कार्यकाल में कभी अच्छे रोड नहीं बने, कभी ट्रेन में इतनी सुविधा नहीं हुई। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बहुत सारे काम मोदी साहब के कार्यकाल में हुए हैं और ये लोगों ने देखा। मुंबई जैसा शहर एक उधर कोस्टल रोड है, ये कोस्टल रोड में अभी मैं बांद्रा में रहता हूँ, 15-20 मिनट में मंत्रालय पहुँचता हूँ, जहाँ मुझे एक घंटा लगता था। तो इसी तरह अनेक रोड बन गए हैं, अटल सेतु बना है, अनेक और भी जो बने हैं, लोकल की सेवा अच्छी हो गई है, बस की सेवा बहुत अच्छी बन गई है। तो इसी तरह अनेक काम हमारे झोपड़पट्टी डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट के काम बहुत बड़ी तेजी से चल रही है। पुरानी बिल्डिंगें जाकर वहाँ नई नई बिल्डिंगें बन रही है। तो इसी तरह काफ़ी सुधार मुंबई शहर में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी कनेक्टिविटी हो रही है। इसीलिए मोदी साहब के विजन को देखकर लोगों ने वोटिंग किया है। इसीलिए मोदी साहब का विजन बहुत 247 तक देश को अभी 10 नंबर के इकोनॉमी से 5 नंबर पर 10 साल में मोदी साहब ने लाया है। अब ये 5 साल में हम 4 नंबर पर या 3 नंबर पर आ सकते हैं, और भी 5 साल मिलेगा तो हम 2 नंबर पर आएंगे, और 5 साल मिलेगा तो 1 नंबर पर आएंगे। जी। तो 1 नंबर पर भारत को लाने की कोशिश हमारी है, मोदी साहब की है, हमारी सबकी है जी। और जरूर मतलब भारत को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम जरूर हम
करेंगे, यहाँ की गरीबी हटाएंगे और हर आदमी के हाथ को काम, हर आदमी को उनका हक मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, ये हमारा विजन है। सर, आप एक बहुत बड़े दलित फेस हैं इस कंट्री के। एक जो आता है कंप्लेन लोगों की आती है, वो ये आती है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके कार्यकाल में एट्रॉसिटीज बढ़ी हैं दलितों के अगेंस्ट। आपको मुझे क्या लगता है कि लगता है? दलितों पर एट्रोसिटी बड़ी नहीं है, लेकिन एट्रोसिटी हो रही है। जिस तरह पूरी सरकार किसकी भी हो, जी। एट्रोसिटी जो होती है ये एट्रोसिटी होती रहती है, लेकिन एट्रोसिटी बड़ी है ये सही नहीं है। एट्रोसिटी की केसेस अलग अलग कारणों से होती रहती है। जी। आज दलित समाज में बहुत बड़ा इनलाइटनमेंट आया है, बहुत बड़ी जागृति आई है और बाबा साहब के संविधान ने हमको हमारा अधिकार दिया है, हमको हमारा हक दिया है। कौन हमें उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कौन हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, ये भावना दलितों के मन में है। और इसीलिए वो अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो डायरेक्ट वो पुलिस थाने जाते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट देते हैं। पहले ज़माने में कंप्लेंट ज़्यादा नहीं जाती थी, तो अभी अभी लोगों के मन में जागृति आई है। तो इसीलिए हमारी सरकार आई, इसीलिए एट्रोसिटी बढ़िया ऐसा नहीं है, लेकिन एट्रोसिटी को कम करने की कोशिश हमारी जारी है। हर जिले के प्रशासन से हमारा संपर्क रहता है, हर राज्य के मुख्यमंत्री से हमारा संपर्क रहता है और मुख्यमंत्रियों ने 4-6 महीने में एक मीटिंग बुलाकर एट्रोसिटी कम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह का आदेश हमारे मंत्रालय का है और ये मंत्रालय हमारा एट्रोसिटी का केसेस देखता है, तो इसीलिए एट्रोसिटी केसेस कम करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। इंटरकास्ट मैरिज हर साल में 2 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एट्रोसिटी कम करने की कोशिश हमारी, इसके लिए सब पार्टियों ने भी मदद करनी चाहिए, सब एनजीओ ने मदद करनी चाहिए। गांव-गांव में जो दक्षता समिति होती है उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए। गांव की जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उन्होंने सबको एक साथ बिठाकर हमारे गांव की बदनामी ना हो और दलित हमारे मित्र है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसी तरह की कोशिश हर गांव-गांव में अगर होती है तो एट्रोसिटी केसेस एकदम खत्म हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे विद अनीशा नेहरा फ्रॉम न्यू दिल्ली।